सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। अब 24 आवर्स से भी कम टाइम बचा है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छा करोगे। मैं आपके लिए लाया हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर ली तो आपके 50 से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया ना, अगर क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, जो इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ वो पक्का से देख लेना। ठीक है, तो आपके 50 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से देख लो इसको। हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस करना। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अब मैं इस वीडियो में आपको आइडेंटिफाई ए बी सी डी वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो चाहे वो इनऑर्गेनिक के हो। आइडेंटिफाई ए बी सी डी वाले क्वेश्चन भी होंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ KNO3। KNO3 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट गिव्स अ डार्क ग्रीन कंपाउंड। डार्क ग्रीन कंपाउंड मिलता है तो हमारा क्या हो जाएगा? डार्क ग्रीन कंपाउंड। हमको पता होना चाहिए कि डार्क ग्रीन कंपाउंड क्या होता है। पोटेशियम मैग्नेट होता है। ठीक है, हमारा K2MnO4 हो जाएगा डार्क ग्रीन कंपाउंड। आपको सिर्फ कंपाउंड बताना था, रिएक्शन लिखी। रिएक्शन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है कि MnO2 की रिएक्शन होती है KOH से इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो क्या बनता है हमारा K2MnO4, जो कि ग्रीन कलर का होता है। कंपाउंड ए का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा इन एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव पर्पल कंपाउंड। ये भी पर्पल कंपाउंड क्या है? KMnO4 है। ठीक है, मैंने रिएक्शन लिखी नहीं है। पर्पल कंपाउंड होगा KMnO4, जो कि होता है हमारा बी। अब KMnO4 की रिएक्शन, एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइजेस Ki टू कंपाउंड सी, वेयर एज एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइजेस Ki टू डी। देखो, एसिडिक में अलग रिएक्शन होगी और एल्कलाइन में अलग रिएक्शन होगी। देखो, एल्कलाइन में हमारी रिएक्शन होगी अगर हमारे पास Ki है, मतलब Ki मतलब I माइनस है। I माइनस से क्या कर देगा? वो IO3 माइनस बना देगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एल्कलाइन कंडीशन है तो I माइनस का IO3 माइनस बन जाएगा। तो MnO4 माइनस जो क्या करेगा? I माइनस का IO3 माइनस, और MnO4 माइनस जो है वो Mn+4 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एल्कलाइन में क्या होता है? Mn+7 से +4 बनता है। बट अगर हम बात करें एसिडिक की, ये रिएक्शन एसिडिक की है। ये रिएक्शन हमारी एसिडिक की है। एसिडिक में क्या होता है? जो MnO4 माइनस से +7 से +2 में जाता है। ठीक है, +2 में जाता है, मैं लिख रखा है। और जो I है वो I2 बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा ABCD क्या हो जाएंगे? A तो हमारा हो जाएगा K2MnO4, B हमारा हो जाएगा KMnO4, C हमारा हो जाएगा IO3 माइनस, और D हमारा हो जाएगा I2। तो ऐसे करना था आपको ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्वेशंस। देखो, 2MnO4 माइनस, वापस वही रिएक्शन आ गई है। MnO4 माइनस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो SO3 माइनस को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो SO3 माइनस बन जाएगा SO4 माइनस, और Cr272 माइनस भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो खुद तो हो जाएगा Cr3+ में कन्वर्ट, और Fe2+ को हो जाएगा Fe3+ में कन्वर्ट। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा Fe2+ को। सिंपल हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 7H2 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 6Fe3+, और यहाँ पे हो जाएगा 2Cr3+। ठीक है, तो हमेशा रखना आपको बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी है, वरना शायद हाफ मार्क्स काट ले एग्जामिनर। और बैलेंस आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आपने रेडॉक्स पढ़ रखा होगा। चलते नेक्स्ट पे। नाउ ज्योमेट्री ऑफ डायमैग्नेटिक निकल कॉम्प्लेक्स, ये बोल रहा है ज्योमेट्री निकालो। तो कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे Ni2+ है। Ni2+ होता है D8। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगी हमारी? ये यहाँ पे चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा? क्योंकि Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा एक बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा DsP2। क्या बनेगा यहाँ पर? DsP2, क्योंकि 4 लिगेंड ही हमको चाहिए, तो DsP2 होगा हमारा। ठीक है, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। देखो, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि हर पेपर में पूछ रहे हैं कि मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या है, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। तो जब भी मोस्ट स्टेबल आए ना आपको, तो आपको याद रखना है कि जहां पर बाइडेंटेट लिगेंड हो या हेक्साडेंटेट या कोई भी लिगेंड हो, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ठीक है, मतलब जहां पे क्या हो रही है? रिंग फॉर्मेशन हो रही हो। क्या हो रही हो? रिंग फॉर्मेशन हो रही हो। क्योंकि रिंग फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? किलेशन हो जाएगा, और किलेट इफेक्ट लग जाएगा, और किलेट इफेक्ट की वजह से वहां पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको देखना है किलेट इफेक्ट कहां लग रहा है। किलेट इफेक्ट कहां लगेगा? जहां पे रिंग फॉर्मेशन होगी। रिंग फॉर्मेशन कहां पे होगी? जहां पे बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ये सारे लिगेंड्स होंगे, तो किलेट फॉर्मेशन हो जाएगा, या किलेट इफेक्ट बोल लो। तो कहां पर है? देखो, H2 हमारा यूनिडेंटेट है, CO भी हमारा यूनिडेंटेट है, Cn भी हमारा यूनिडेंटेट है, बट C2O4 3- हमारा बाइडेंटेट है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना था। क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स
रिलेटेड टू दैट ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो आपको डेल टी और डेल नॉट का रिलेशन बताना है, तो आपको याद होना चाहिए कि डेल टी इक्वल्स क्या होता है 4/9 डेल नॉट होता है, ठीक है। और इससे क्या पता लगता है हमको कि डेल टी जो है वो लेस होता है, जो डेल टी में स्प्लिटिंग होती है वो डेल नॉट, जो डेल टी में स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है और डेल नॉट में क्या होती है ज्यादा होती है। अब वो बोल रहा है राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, पहले हमारा क्लोरिडो आएगा और ये हमारा क्या है इथेन है, तो पहले क्या आता है सी आता है, ई आता है, तो पहले ई आता है, सॉरी सी आता है, तो डाई क्लोरिडो हो जाएगा। फिर देखो ये ईएन जो है ना वो क्या है हमारा बायडेंटेट लिगेंड है, क्या है बायडेंटेट लिगेंड, तो बायडेंटेट लिगेंड है और यहाँ पे डायमीन पहले आ रहा है, डाई पहले आ रहा है, तो हम डाई लगा नहीं सकते, हमको यूज करना पड़ेगा बिस, तो बिस इथेन 1,2-डायमीन प्लेटिनियम 4 क्लोराइड, प्लेटिनियम 4 नाइट्रेट, सॉरी यहाँ पे नाइट्रेट है हमारा, यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप है नाइट्रेट ग्रुप है, तो प्लेटिनियम 4 नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना था आपको, आपको याद रखना है कि आपको बिस यूज करना है, अगर तीनों तो ट्रिस यूज करते हैं, बट आपको डाई और ट्राई यूज नहीं करना, कब, जब हमारे लिगेंड में पहले से डाई ट्राई आ रहा हो, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो बोल रहा है राइट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। तो देखो NiCO4 क्या है, NiCO4 हमारा ऐसे बनेगा क्योंकि Ni 0 स्टेट में है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हमारा 4s में भी इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। अब CO क्या करता है, देखो ध्यान से सुनना, ये अच्छा एग्जाम्पल है। CO इसको तो पेयर कर ही देगा, ठीक है, CO इसको तो पेयर कर देगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को भी इधर ला देगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को भी इधर ला देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इसको पेयर कर दिया और इधर इसको इधर ले आया, ठीक है, 9 10 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 9 10, तो हमारा 4s खाली हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि डी पूरा भर गया है, तो हमारे भार वाले ऑर्बिटल, हमारे जो 4 भार वाले ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे 4p भी है, तो हमारा बन जाएगा sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और सारे देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो हमारा हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि CO जो है ना वो S के इलेक्ट्रॉन्स को भी पेयर्ड कर देता है और S के इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर देता है D में, तो आपको बस ये याद रखना है कि S के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर आपको करवाना है, वरना आप क्या कर दोगे, आप लिख दोगे DsP2 बट DsP2 भी नहीं होगा क्योंकि S खाली नहीं है, S को पहले खाली करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। देखो आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ एग्जांपल देके पता लग जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो यहाँ पे कौन सा होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कौन सा होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और अगर आपसे वो पूछ ले कि इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बना भी दो, अगर आपने बता दिया है तो आप बना भी दो, तो कैसे बनाओगे आप, तो सिंपल क्या करना है, लिगेंड्स को एक्सचेंज करवाना है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा CO CN6 हो जाएगा एक तो, और NH2 चल जाएगा तो हमारा बन जाएगा CR मैं नीचे लिख देता हूं CrNH3 ठीक है। तो सिर्फ आपको लिगेंड्स को क्या करना था, एक्सचेंज करना था, CN को इधर ले जाना था और NH3 को इधर ले जाना था। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते हैं ई पार्ट पे। फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर D4 आयन। देखो D4 आयन का बोल रहा है वो, हमारी स्प्लिटिंग कैसे होती है, और देखो डेल नॉट दे रखा है यहाँ पर, तो हमको पता लग जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है वो, डेल नॉट बोल रहा है, डेल टी नहीं बोल रहा, ठीक है। तो स्प्लिटिंग कैसे होती है हमारे यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि डेल नॉट कम है, डेल नॉट की वैल्यू क्या है, कम है। अगर डेल नॉट की वैल्यू कम है तो वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आएंगे, पहले तो क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आएंगे, बट जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डेल नॉट है वो हमारा कम है किससे, हमको बोल रहा है कि डेल नॉट जो है वो कम है हमारा पी से, तो डेल नॉट हमारा कम है पी से, तो हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ई में जाएगा या ईजी में जाएगा, तो हमारा कॉन्फिगरेशन बन जाएगा T2G3 EG1, ठीक है। अब वो बोल रहा है इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो देखो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब हमारी स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो हमारा बन जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर सारे पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो हमारा बन जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आपको उल्टा दिया होता तो क्या होता था, अगर आपको उल्टा दिया होता कि डेल नॉट ज्यादा है पी से, तो हमारा बन जाता T2G4 और EG0, और इस केस में हमारा लो स्पिन बनता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बोल रहा है ग्रिग्नार्ड रीजन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनाइड्रस कंडीशन। एनाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हमने पानी डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा एल्केन बन जाएगा। हमने पानी डाल दिया तो ये एज अ बेस भी काम करता है, ये हाइड्रोजन ले लेगा वाटर का और हमारा आरएच बना देगा एल्केन। तो आंसर क्या लिखोगे आप, टू अवॉइड द फॉर्मेशन
टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, अवॉइड करना ना हमको फॉर्मेशन को, एल्केन की फॉर्मेशन को अवॉइड करना है। टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन वी हैव टू यूज एनहाइड्रस कंडीशन। जस्ट आपको इतना लिखना था और आप रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है, रिएक्शन लिख सकते हो, एक प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, ठीक है, आप अपने रिजल्ट्स भी दे सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वो बोल रहा है कि alkyl halides give alcohol with aqueous KOH whereas in presence of alcoholic KOH alkenes are formed। देखो alcoholic KOH में क्या होता है, alcoholic KOH में हमारा एल्कोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोक्साइड बन जाता है, जिसको बोलते हैं RO माइनस Na+। अभी RO माइनस Na+ behave as a base which leads to elimination and form alkene, ठीक है। तो आपको सिंपल अपनी भाषा में जो मैंने बताया वो लिखना है कि बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ alcoholic KOH it form alkoxide that is RO minus Na+, which is a base which is acting as a base which and it leads to elimination and form alkene। Okay, that's how you have to write the answer। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना आप बोल रहा है कि which of the following is an allylic halide। देखो हमको पता है कि allylic halide कौन सा होता है, जहां पे जो डबल बॉन्ड है वो एडजेसेंट नहीं होता है, छोड़ के होता है, ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे। क्या होता है? ऑल्टरनेट पोजीशन पे। देखो Br है यहां पर और यहां पे Br है, तो Br के जस्ट बगल में नहीं, Br को छोड़ के है, ये कार्बन देखना है आपको, ठीक है। आपको कौन सा काला कार्बन देखना है जिसपे Br लगा हुआ है, तो जस्ट इधर डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा विनाइलिक, ये होगा हमारा विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। और Br वाले कार्बन पे जस्ट छोड़ के लगा हुआ है डबल बॉन्ड, देखो ऑल्टरनेट लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये होगा हमारा अलाइलिक हैलाइड, ठीक है, ये होगा हमारा अलाइलिक हैलाइड। तो आपको एडजेसेंट नहीं देखना, आपको एक छोड़ वाला, एक ऑल्टरनेट देखना है, ठीक है। आपको ऑल्टरनेट देखना है, एडजेसेंट वाला तो विनाइलिक हो जाएगा, ठीक है, पास वाला तो क्या हो जाएगा? विनाइलिक हो जाएगा। तो ए फर्स्ट हमारा विनाइलिक है, सेकंड हमारा अलाइलिक है। चलते नेक्स्ट पे। हमको पूछा था अलाइलिक, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अब बोल रहा है आउट ऑफ फ्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है? न्यूक्लियोफाइल चाहता है कि जो दूसरी स्पीशीज है उसके पास इलेक्ट्रॉन हो ही ना, ठीक है, वो उस पर तो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। गुड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। मतलब हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन वो अच्छा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन वो मोर रिएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये मोर रिएक्टिव होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन। और हम लिख सकते हैं बिकॉज 3 NO2 ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट विच इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो? विच इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड मेक इट मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ऐसे करना था आंसर। विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl। देखो C4H9Cl का कौन सा आइसोमर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है? C4H9 का देखो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी। लोएस्ट कहां पे ज्यादा? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब ब्रांचिंग सबसे ज्यादा। तो हमको देख लेते कौन सा वाला ब्रांचिंग होगा। तो ब्रांचिंग हमारा सबसे ज्यादा ये वाला होगा। ये वाला क्या होगा हमारा सबसे ज्यादा ब्रांचिंग। तो इसका जो है इस वाले आइसोमर का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बताना था। तो आपको बताना चाहिए कि ब्रांचिंग जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के। तो अगर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो ब्रांचिंग हाईएस्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो राइट द मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म आता है एक, तो ध्यान से देखना ये वाला मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी है। हमको मैकेनिज्म लिखना है किसका? अल्कोहल से हमारी एल्कीन बन रही है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा। तो आप लिखोगे प्रोटोनेशन, ठीक है। आप स्टेप्स के नाम लिख सकते हो, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी, कॉपी को सुंदर बनाएगा। CH2CH2OH पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। अब ये स्टेप होता है फास्ट। आपको पता होना चाहिए कि स्टेप फास्ट होता है। आपको एरो पे लिखना है फास्ट। फिर क्या होगा? सिंपल OH2 बन जाएगा। फिर OH2 निकल जाएगा। ये स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। आपको पता होना चाहिए ये स्टेप क्या होता है? स्लो होता है। उसके बाद हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इस स्टेप का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। थर्ड स्टेप में क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो ये जो है वो स्लो सिंपल रिवर्सिबल स्टेप होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? हमारी एल्कीन बन जाएगी। तो 3 स्टेप्स आपको दिखाने थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो होगा, सेकंड हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा फास्ट होगा, सेकंड हमारा स्लो होगा।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपको ये पता होना चाहिए कौन सी टेम्परेचर पे होगी, 443 केल्विन पे। अगर 413 केल्विन होगा तो क्या बनेगा हमारा, ईथर बनेगा, ठीक है, हमारा डाइथाइल ईथर बनेगा इन केस ऑफ इथेनॉल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द मेन प्रोडक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो कौन सी रिएक्शन है ये हमारी हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन है। कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो H2O2 देखते हैं, आपको पता लग जाना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं क्या बनेगा। देखो हमको पता है कि जो OH है वो कहां लगेगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो CH3 CH2 CH CH2OH, हमारा OH कहां लगेगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और हमारा H लग जाएगा यहां पर, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटेनॉल, और ये बन सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल बनेगा हमारा प्रोडक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कौन सी रिएक्शन है, कमेंट्स में जरूर बताना, वैसे मैं बता देता हूं, कोल्ब्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन। पहले क्या होगा, पहले OH है तो NaO माइनस क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, तो इसको बना देगा O माइनस Na प्लस, मतलब फिनॉक्साइड आयन बना देगा। क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन बना देगा, हमारा बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। और फिर हमारा हम डालेंगे CO2 इन एसिडिक कंडीशन, हमारा बन जाएगा O माइनस Na प्लस का OH बन जाएगा और CO2 का COH लग जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए नेम रिएक्शंस भी, सैलिसाइलिक एसिड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गिव सिंपल केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल। तो बहुत सारे टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट है हमारा 2,4 आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, हमारा कौन सा टेस्ट है, फर्स्ट आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जो इथेनॉल है गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जो इथेनॉल है वो हमारा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट फिनॉल जो है हमारा नेगेटिव देगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हो आप, दूसरा बोल सकते हो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, जो भी आपको याद हो वो लिख देना, एक ही लिखना है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो जो फिनॉल होगा वो पॉजिटिव देगा ये टेस्ट, और जो एल्कोहल होगा या इथेनॉल होगा वो नेगेटिव देगा ये टेस्ट। इथेनॉल होगा वो नेगेटिव देगा ये टेस्ट, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आइडोफॉर्म टेस्ट बताया मैंने एक, और एक आपको बताया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है, देखो अब वापस आ गए हमारे एक्स वाले, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, हमारे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, और बोल रहा है कैन शो वेरियस प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर, ड्रॉ ईच ऑफ स्ट्रक्चर इफ इट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो हमको पता है आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होना चाहिए, हमारा ग्रुप होना चाहिए CH3CO। क्या होना चाहिए, CH3CO ग्रुप होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम सिंपल CH3CO ग्रुप बना देंगे, और जो बचा हुआ है वो उसको बना देंगे। देखो एक और हमने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, और हमने एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन यूटिलाइज कर लिए। अब जो बचा हुआ है वो बना दो, तो CH2 और CH3, हमारे कितने कार्बन हो गए, हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया। तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पेंटेन 2-ओन, पेंटेन 2-ओन। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट की शो कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है, जहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब ऐसा आइसोमर बनाना है इस फॉर्मूले से जो आपका कैनिज़ारो रिएक्शन ना दे। तो कैंसा बनेगा देखो, और कैनिज़ारो रिएक्शन ना दे मतलब अल्फा हाइड्रोजन ना हो बट एल्डिहाइड हो, क्या हो, एल्डिहाइड हो। तो देखो पहले एल्डिहाइड बना दो। अब इसके पास वाले कार्बन पे ऐसा कुछ बनाना है आपको कि जिससे इस कार्बन पे आपको ऐसा कुछ लगाना है जिससे कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, मतलब यहां पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो, तो बस ऐसे बना दो। कोई भी हाइड्रोजन नहीं बनाओगे तो C लगा दो, C लगा दो, C लगा दो, वैलेंस सेटिस्फाइड। अब इनकी वैलेंस सेटिस्फाई कर दो, CH3 और CH3। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर। और ये जो है हमारा वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे कोई भी, नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारा बी का ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखो सी क्या है, रेड्यूसिस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट कौन रिड्यूस करता है, मतलब हमारा वापस CHO तो होना चाहिए, और बोल रहा है एक कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले हम CHO बना देंगे, ठीक है। अब एक C, इस पे लगा दो पहले एक H, एक लगा दो CH3, और यहां पे लगा दो CH2 CH3, ठीक है। अब देख लो कि हो गए कि सेटिस्फाइड सारे। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन तो हो गए सारे, और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हो ही गए, ठीक है। और अब देख लो कि क्या ये कायरल है कार्बन, देखो कायरल है कार्बन। क्यों कायरल है,
क्योंकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, CHO है, ये CH3 है, ये H है और ये C2H5 है। तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट भी हो गए और कायरल भी हो गया और हमारा टॉलरेंस टेस्ट भी देगा। क्यों? क्योंकि CHO है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो हमारा ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है हमारा थर्ड का आंसर है ये है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको देखना है कि टॉलरेंस टेस्ट भी देना चाहिए, टॉलरेंस रीजेंट या टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए और एक कायरल कार्बन होना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वापस AB वाला आइडेंटिफाई करने का है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो हमारे को बोल रहा है C6H12O2 ऑन रिडक्शन विद LiLH4 गिव्स टू कंपाउंड्स B एंड C। हमको दो कंपाउंड मिल रहे हैं B और C। अब देखो C6H12O2 है ना, और LiLH4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखो LiLH4 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा एस्टर होगा। ठीक है, क्या होगा? एस्टर होगा, एसिड नहीं होगा, एसिड नहीं होगा। तो एसिड मत बनाना, एस्टर ही बनाना। क्यों? क्योंकि आगे कुछ बोल भी रहा है कि द कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC, क्योंकि दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं हमको। तो देखो आपका ए क्या होगा? आपका ए होगा ये CH3 CH2 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 COOCH3। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि दो कंपाउंड दे रहा है ये, तो दो कंपाउंड कैसे देगा? एक तो यहां से तोड़ दो आप और एक इसको तोड़ दो। ठीक है, तो एक बन जाएगा हमारा CH3 CH2OH, मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा, और एक इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, मतलब यहां पे 4 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन। ये हमारा B होगा, ये हमारा C होगा। अब वो बोल रहा है कंपाउंड B ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC, मतलब B का ऑक्सीडेशन करवाने PCC के साथ। तो देखो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल को PCC का ऑक्सीडेशन करवाते तो क्या बनता है? हमारा एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो हमने बना दिया एल्डिहाइड, तो हमको मिल गया ये D। तो एल्डिहाइड क्या मिल गया? हमारा जो हमारा इथेनॉल है वो क्या हो गया? हमारा D हो गया। अब वो बोल रहा है कि जो D है उसकी रिएक्शन करवानी है विच अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन करवानी है। तो क्या बनता है? और सब्सिक्वेंट हीटिंग भी करवानी है। क्या करवानी है? डाइल्यूट NaOH की हीटिंग करवानी है और सब्सिक्वेंट हीटिंग भी करवानी है। तो कौन सी रिएक्शन है ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, हमारी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा बनेगा ब्यूट-2-ईन। क्या बनेगा? ब्यूट-2-ईन बनेगा। अब वो बोल रहा है कि ये कंपाउंड आपका नाम है, इसका नाम है E, तो हमारा बन गया E। अब वो बोल रहा है कंपाउंड E ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स कंपाउंड C। अब देखो इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दो, मतलब क्या हो रहा है? यहां पे डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और CHO भी रिड्यूस हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और CHO रिड्यूस होने के बाद OH बन जाएगा। तो देखो ये क्या है? ये तो सिंपल यही तो है, जो हमने C बनाया था वही तो है ये और ये सेम ही तो है। ठीक है, तो ये C और C सेम हो गए, तो हमारा C बन गया। अब वो बोल रहा है कि द कंपाउंड D इज ऑक्सीडाइज फर्दर टू गिव कंपाउंड F। हमारा D जो है वो वापस फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और हमारा F बना लेगा, क्योंकि इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्या बनता है? एसिड बनता है, तो एसिड ही बनेगा। और जब हम चेक करेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? इसका 60 आएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? CH3COH का मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 60। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन की। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ABCD वाले क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए आपको। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बोल रहा है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन तो इजी है बहुत। देखो वुल्फ-किश्नर और क्लेमेंस रिडक्शन में कंफ्यूज मत होना। वुल्फ-किश्नर में हम क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? CO, सिंपल जनरल लिख रहा हूं मैं, NH2 तो क्या हो जाएगा? पानी निकल जाएगा। हमारा पहले बनेगा C डबल बॉन्ड N NH2, ये बनेगा। उसके बाद हम क्या डालेंगे? KOH डालेंगे और इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्या डालते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। उससे क्या बनेगा? हमारा बन जाएगा CH प्लस हमारी N2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, हमारी N2 गैस निकल जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा? CH2। इसको ऐसे लिख दो, मतलब हमारा एल्कीन बन जाएगा सिंपली। तो इसको ऐसे लिख दो CH2। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बोला डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है? जो हमारा एसिड होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंस किसकी होती है? NaOH CaO, और हीटिंग भी कराते हैं। ठीक है, हीटिंग भी कराते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो NaOH और CaO है उसका रेशियो क्या होता है? 3:1। ठीक है, NaOH जो है 3 होता है और CaO 1 होता है। ठीक है, उसका 1 पार्ट होता है और उसका 3 पार्ट होता है, और हमारा Na2CO3 निकल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं केनिज़ारो रिएक्शन। तो केनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? 2HCHO। ठीक है, केनिज़ारो रिएक्शन कहां पर होगी? कब होगी? जब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक ही एलिमेंट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा, और एक ही एलिमेंट का क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जो HCHO है वो CH2OH में कन्वर्ट हो रहा है और HCO- रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन होती है हम किसमें कराते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में। ठीक है, आपको रिएजेंट भी लिखना है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, डाइल्यूट मत लिखना। डाइल्यूट लिखते हैं तो हमारा डाइल्यूट हमारी एल्डोल में होती है। ठीक है,
तो ऐसे लिखना था आपको, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C8H8O। देखो अब C8H8O दे दिया आपको, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये सेटिस्फाइड तो नहीं कर रहा है हमारा एल्केन को, एल्केन के जनरल फॉर्मूला को, तो ये क्या होगा, हमारा बेंजीन बनेगा। पहले तो ये बेंजीन ही होगा और 2 कार्बन और कुछ लगे होंगे कहीं। अब वो बोला गिव पॉजिटिव डीएनपी एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट देखते ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे COCH3 ग्रुप होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे COCH3 ग्रुप होगा, ठीक है। और डीएनपी टेस्ट दे रहा मतलब कीटोन या एल्डिहाइड कोई होगा। इट नीदर रिड्यूसेस टॉलरेंस, तो मतलब एल्डिहाइड नहीं होगा, ठीक है, नो एल्डिहाइड नॉर डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, तो वहां पे क्या होगा, फिनॉल भी नहीं होगा, फिनॉल भी नहीं होगा, ठीक है। आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए, तो स्ट्रक्चर ऑफ ए क्या हो जाएगा, एसीटोफिनॉल, तो आपका ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। आपको एक हिंट देखनी है क्वेश्चन में और आपके एक हिंट से ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला से पता लगाना है पहले कि C8H8O है, तो ये कोई हमारी लीनियर चेंज तो होगी नहीं, हमारे पक्का से यहाँ पे बेंजीन तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्जन का क्वेश्चन है, हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप से कम में करना है, मतलब 2 स्टेप में ही करना है, 2 स्टेप से ज्यादा में नहीं करना। देखो प्रोपिनोन टू प्रोपीन, मैंने आपको ये बताया जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करवाया था, जब भी बताया था कि जब भी प्रोपिनोन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रोपिनोन को पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल से एल्कीन में हो जाता है इजीली। तो प्रोपिनोन को क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोपिनोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब क्या करवाना पड़ेगा हमको, रिडक्शन करवाना पड़ेगा। रिडक्शन कैसे करवाएंगे हम, NaBH4 से, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, हम सिंपल H+ डालेंगे और 443 केल्विन टेम्परेचर डालेंगे, हमारा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस। देखो हमने कर दिया 2 स्टेप्स में, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ध्यान नहीं आता कभी कभी एग्जाम में, बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब देखो क्या हो रहा है, हमारा बेंजाइल क्लोराइड ये है और फिनाइल इथेनोइक एसिड ये है। देखो हमारे पास एक कार्बन हमारा बढ़ रहा है, अगर आप देख रहे हो इसको ध्यान से, तो एक कार्बन हमारा बढ़ रहा है। जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना है और आपको 2 स्टेप्स में करनी रिएक्शन, आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स में करनी रिएक्शन, एक कार्बन बढ़ाना है तो आपको हमेशा CN यूज करना पड़ेगा। CN से हमारा एक कार्बन बढ़ेगा, ठीक है। आपको यूज करना पड़ेगा KCN। KCN से हमारा क्या हो जाएगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा, CN क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा और Cl को निकाल देगा, तो हमारा CH2CN बन जाएगा। फिर हम क्या कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल मत करा देना, पार्शियल में क्या होता है, हमारा अमाइड बनता है, हम क्या करवाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। कंप्लीट में हमारा क्या होता है, कंप्लीट में हमारा एसिड बन जाता है, अगर पार्शियल करवाओगे तो पार्शियल में हमारा अमाइड बन जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर पार्शियल लिखा हो तो आपको अमाइड ही बनाना है, और अगर आपको एसिड बनाना है तो आपको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो देखो COH है और NH3 डाल रखा है, तो हमारा क्या बनेगा, पहले हमारा अमाइड बन जाएगा, ठीक है। CONH2 बन जाएगा, मतलब बेंजा अमाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजा अमाइड बन जाएगा। फिर Br2NaOH डाल रखा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ठीक है। इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, CO हट जाता है, तो हमारा बन जाएगा NH2, ठीक है। उसके बाद हमें डाल रखा है NaNO2 प्लस HCl, क्या डाल रखा है, NaNO2 प्लस HCl डाल रखा है, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस, हमारा क्या बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो आपका C हो जाएगा डायजोनियम क्लोराइड, आपका C हो जाएगा डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर आगे कुछ और फर्दर दे रखा हो तो आपका फिनॉल भी बन सकता है, अगर आपने H2 डाल रखा है तो, ठीक है। तो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। उससे फर्दर रिएक्शंस क्वेश्चन में आ सकती है, तो वो भी पता होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है राइट द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड एल्नीन। तो कौन सा टेस्ट होगा, एजोडाइट टेस्ट, ठीक है। एजोडाइट टेस्ट से हम करा सकते हैं, तो एल्नीन जो है वो एजोडाइट टेस्ट देता है, मिथाइल अमीन जो है वो एजोडाइट टेस्ट नहीं देता। मिथाइल अमीन हमारा एजोडाइट टेस्ट नहीं देता, नेगेटिव एजोडाइट टेस्ट होता है। एजोडाइट टेस्ट एल्नीन दे देता है और कौन सी पीपीटी बनाता है, येलो डाई बनाता है, ठीक है। अगर सेम रिएक्शन में फिनॉल के साथ करवाते हैं तो फिनॉल क्या करवाता है, फिनॉल जो है वो ऑरेंज डाई बनाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डाई बनाता है। तो एल्नीन जो हमारा येलो डाई बनाता है, फिनॉल हमारा ऑरेंज डाई बनाता है। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वड इन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मैंने करवा रखी रिएक्शन, तो वहां से देख लेना, नेम रिएक्शन में करवा रखी है, आपको पता भी होना चाहिए। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपको कर लेना आप खुद, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, मैं आपको बताया भी था बहुत बार। हाउ विल यू कन्वर्ट एल्नीन टू पी ब्रोमो एल्नीन। तो कैसे करेंगे, देखो एल्नीन जो होता है वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है, तो पहले उसको लेस एक्टिवेटिंग बनाना पड़ेगा। कैसे, उसकी रिएक्शन करवाकर असाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाकर।
ये अटैक करेगा तो ये बन जाएगा NHCOCH3, ये बहुत बार करवा दिया मैंने आप लोगों को। फिर HNO3 और H2SO4 डालेंगे, तो अब ये क्या हो गया, ये पहले मोर एक्टिवेटिंग था, अब ये लेस एक्टिवेटिंग बन गया है। क्या बन गया है? लेस एक्टिवेटिंग बन गया है। अब लेस एक्टिवेटिंग की वजह से वहां पर सिर्फ मोनो नाइट्रो कंपाउंड बनेगा और पैरा पे लग जाएगा हमारा नाइट्रो। फिर वापस NHCOCH3 हटाने के लिए, NHCOCH3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम H+ डाल देंगे और हमारा NH2 बन जाएगा और NO2 बन जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा पी नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, कितनी स्टेप रिएक्शन है? 3 स्टेप रिएक्शन है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आ सकता है। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट बोल रहे हैं आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। अब बच्चों को अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो पहले स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। देखो बेंजीन है हमारे पास क्या है, बेंजीन है, उस पर एसओ लगा हुआ है। सल्फोनिल, सल्फोना मतलब सल्फो, एस डबल बॉन्डो और अमाइड लगा हुआ है, तो अमाइड बनाएंगे हम। ठीक है, ये अमाइड हो गया और उस पर लगा हुआ है एन और एन, दोनों पे 2 पोजिशन। एन की 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो रही है? इथाइल से। एन की 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो रही है? इथाइल से, C2H5 और C2H5। वो बोल रहा है इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। व्हाई? बिकॉज यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता तो हमारा इनसॉल्युबल होता है एल्कली में, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो हमारा क्या होगा, हमारा यहां पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इस नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो इनसॉल्युबल होगा हमारा एल्कली में। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, आपको ये भी मेंशन करना है, ऑन नाइट्रोजन एटम। सिंपल इतना लिखना है। ठीक है, ये जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, उनको जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिखना। ठीक है, फालतू की एक्सप्लेनेशन मत दे देना, जितना आंसर लिखना, जितना क्वेश्चन पूछा जाए ना उतना ही आंसर लिखना है। ठीक है, हमको क्रिस्प लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर ज्यादा परेशान ना हो पढ़ते पढ़ते। ठीक है, एग्जामिनर को डायरेक्ट हमको आंसर लिखना है, जिससे एग्जामिनर को डायरेक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, तो इन जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उनको जितना आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सको उतना लिखना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फील्ड ऑफ रिएक्शन, तो ये हमको पता है क्योंकि वो जो एनिलीन है ना वो बॉन्ड बना लेता है किसके साथ? AlCl3 के साथ। ठीक है, AlCl3 के साथ क्या कर लेता है, वो बॉन्डिंग कर लेता है, दैट्स व्हाई डज नॉट अंडरगो फील्ड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप? एनिलीन रिएक्ट्स विद AlCl3, एनिलीन रिएक्ट्स विद AlCl3 और लिख सकते हो ब्रैकेट में लुईस एसिड, ड्यू टू विच इट डज नॉट अंडरगो फील्ड ऑफ रिएक्शन। क्लियर? चलते नेक्स्ट में। नाउ नेक्स्ट हमारा बायोमोलिक्यूल्स आ गया है। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? तो वो शुगर्स होते हैं जिनमें एक फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, या वो हो सकते हैं जो कि रिड्यूस करे टॉलरेंस और विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको याद रहे वो लिख देना। फर्स्ट है हमारा विच हैव फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड सेकंड इज विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस इन फैलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड गैलेक्टोज। आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला डाइसैकेराइड कौन सा वाला मोनोसैकेराइड होता है। फ्रक्टोज जो होगा हमारा क्या होगा? मोनोसैकेराइड। सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। लैक्टोज हमारा क्या होगा? डाइसैकेराइड होगा और गैलेक्टोज हमारा मोनोसैकेराइड होगा। गैलेक्टोज क्या होता है? हमारा मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द पॉलीसैकेराइड व्हिच इज नोन एज एनिमल स्टार्च। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं? ग्लाइकोजन को। और ये किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल में प्रेजेंट होता है। कहां पर? लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में। ठीक है, लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कहां का प्रेजेंट होता है? लिवर में, मसल में और ब्रेन में। वाई इज इट कॉल्ड एनिमल स्टार्च? एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन। जो इसका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है किससे? अमाइलोपैक्टिन से। अभी अमाइलोपैक्टिन क्या होता है? अमाइलोपैक्टिन एक पार्ट है किसका? स्टार्च का। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपैक्टिन से मिलता है। ठीक है, अमाइलोपैक्टिन से सिमिलर है, उसके वजह से दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। तो आपको पता होना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शंस पक्का से आती है, मैंने बहुत बार बोल दिया ये। तो व्हाट्स राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद द फॉलोइंग। HI के साथ क्या बनाएगा वो?
HI के साथ बना लेगा एन हेक्सेन। ये आपको बहुत बार करवा दिया मैंने, आपको पता भी नहीं चाहिए रिएक्शन। HI के साथ क्या बनाएगा एन हेक्सेन। इससे पता क्या लगता है, इससे ये पता लगता है कि जो ग्लूकोज है उसमें जो कार्बन है वो सारे स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। ठीक है, कॉन्स्टेंट HNO3 क्या होता है? जो CHO है और CH2OH है, मतलब ये हमारा, अगर हम इसमें HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? COOH CHOH होल 4 और इसका भी COH हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है, वो भी क्या हो जाएगा? उसका भी एसिड बन जाएगा HNO3 के केस में। इसको बोलते हैं सेकेरिक एसिड। ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए, इसका नाम होता है सेकेरिक एसिड। सेकेरिक एसिड। अब वो बोल रहा है कि Br2 वाटर में क्या होगा? तो Br2 वाटर में सिर्फ CHO का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो ये बन जाएगा COOH CHOH होल 4 और CH2OH ऐसे ही रहेगा। ठीक है, CH2OH ऐसे ही रहेगा, सिर्फ CHO का COH बनेगा। अब ये क्वेश्चन आता है, ये एक तो ये क्वेश्चन आता है और एक ये क्वेश्चन भी आता है कि वो बोलता है कि Br2 वाली रिएक्शन से क्या कंफर्म होता है? तो ये कंफर्म होता है कि वहां पे ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, क्या कंफर्म होता है? ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है और रिएक्शन भी आ सकती है, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पूरी कॉन्सेप्ट्स। चलते नेक्स्ट पे बोल रहा है HCN का रिएक्शन कराओ। तो HCN का क्या होता है? जो हमारा CHO है उसका CN- अटैक कर लेता है और COH और CN बना लेता है, मतलब ये बन जाएगा आपका CHOH होल 4 एंड CH2OH, ये बन जाएगा आपका। इसको बोलते क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे इसको? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, क्योंकि साइनोहाइड्रिन से बना इसलिए बोला ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो आपको नाम पता होने चाहिए सबके, क्योंकि आपको नाम भी लिखने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। वो बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज अ लेड स्टोरेज बैटरी। तो कौन सी बैटरी होती है? सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी होती है, मतलब ये डेड हो जाती है, उसके बाद हमको वापस रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, ये जो बैटरीज होती है वो क्या होती है? कुछ टाइम के बाद डेड हो जाती है, उसके बाद हमको वापस रिचार्ज करना होता है। ठीक है, रिचार्जेबल होती है। अब वो बोल रहा है राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस एंड ओवरऑल रिएक्शन अकरिंग इन द लेड स्टोरेज बैटरी। अगर आपको ये रिएक्शंस याद नहीं तो अभी ये याद कर लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पक्का से आने वाली है रिएक्शन। ठीक है, या तो इसकी आएगी या फ्यूल सेल की आएगी, तो दोनों की पता होनी चाहिए। ठीक है, या तो इसकी आएगी या फ्यूल सेल की आएगी, और रिचार्जिंग रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। मैंने आपको बता भी रखी ट्रिक कि कैसे रिचार्जिंग रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो देखो एनोड रिएक्शन में क्या होता है? एनोड रिएक्शन में पीबी सॉलिड जो होता है वो एज एनोड बिहेव करता है। SO4 माइनस मतलब H2SO4 गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड में हमारा PbO2 होता है प्लस SO4 माइनस प्लस 4H प्लस, ये बैलेंस लिख रखा है, और 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस 4 में था, प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन हमको सब सिंपल कैंसिल करना है, तो हमारा देखो हमारा बन जाएगा Pb प्लस PbO2। देखो ये SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है और यहाँ पे 4H प्लस है, तो ये बन जाएगा 2H2SO4। क्या बन जाएगा? 2H2SO4। और ये बन जाएगा 2, देखो यहाँ पे PbSO4 है और यहाँ पे भी PbSO4 है, तो ये बन जाएगा 2 PbSO4। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बन जाएगा 2H2। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन थी हमारी। आपको एग्जाम में रिचार्जिंग रिएक्शन पूछ सकते हैं, तो रिचार्जिंग रिएक्शन में क्या होगा? सिंपल, ये ओवरऑल रिएक्शन जो होगी ना, ओवरऑल रिएक्शन उल्टी हो जाती है। अगर आपको रिचार्जिंग रिएक्शन लिखनी है तो रिचार्जिंग रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है? सिर्फ रिवर्स हो जाती है, मतलब हमारी रिएक्शन ऐसी बनेगी। ठीक है, ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो हमको क्या दे रखा है? एक सेल दे रखा है जिसमें जिंक क्या एनोड है, जिंक टू जिंक 2 प्लस बन रहा है और H प्लस से H2 गैस बन रही है। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? जिंक से जिंक 2 प्लस और H प्लस से H2, क्योंकि H2 है तो यहाँ पे 2H प्लस होगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो 2H प्लस होगा यहाँ पर। अब हमको पता है कि जो E0 सेल है, किसका E0 सेल हाइड्रोजन का 0 है, तो हम E0 सेल कैसे निकालेंगे? कैथोड माइनस एनोड। ये कैथोड का, ये हाइड्रोजन का एक 0 और एनोड का कितना है? माइनस 0.76 हमको दे रखा है। देखो माइनस 0.76, क्योंकि हमको ईएमएफ निकालना है, हमको निकालनी है ई सेल, हमको निकालना है ई सेल, इसलिए हम निकाल रहे हैं ये सब। ठीक है, हमको निकालना है ई सेल। ठीक है, ई सेल कैसे निकालेंगे? रेनॉल्ड्स इक्वेशन से। तो ई सेल निकालने से पहले E0 सेल निकालना पड़ेगा। तो E0 सेल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड है हमारा 0
और एन नॉट है हमारा -0.76, तो हम रख देंगे तो यहाँ पर जाएगा +0.76। अब इस प्लस से क्या पता लगा, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ई नॉट सेल पॉजिटिव है, मतलब क्या पता लगा हमको कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जब भी ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है तो हमको क्या पता लगता है कि जो रिएक्शन है वो हमारी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, तो आप सिंपल लर्न इक्वेशन लगा दो और इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग। देखो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्योंकि 2 है यहाँ पर तो H प्लस स्क्वायर होगा। ठीक है, H प्लस स्क्वायर होगा। जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है, 0.1, तो हम लिख देंगे 10⁻⁻1। H प्लस कितनी रखी है, 0.01, तो हम लिखेंगे 10⁻²। 0.01 तो हम लिखेंगे 10⁻²। ठीक है, और ई नॉट सेल हमने निकाल लिया 0.76, सिंपल सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, ये देखो ये -4 हो जाएगा, -4 ऊपर जाएगा तो -1 +4, तो ये जाएगा +3 और +3 आगे आ जाएगा 3 log 10 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 3 log 10, तो हमारा हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू, ई सेल आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे आप तो आपका ई सेल आ जाएगा 0.674। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, वीडियो को पॉज करना और प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद करना, फिर सॉल्यूशन देखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल रहा है कोलरॉस लॉ। तो कोलरॉस लॉ की डेफिनेशन पक्का से आएगी, तो पता होनी चाहिए आपको। तो कोलरॉस लॉ क्या होता है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड द कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसकी इक्वल होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो ये तो बहुत बार आ चुका है, क्यों होती है डिक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ड्यू टू विच देयर विल बी लेस नंबर ऑफ आयंस विच विल कंट्रीब्यूट इन द कंडक्टिविटी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस से न्यूमेरिकल है, वो बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैक्सिमम वर्क, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन यहां पे दे दिया। देखो मैक्सिमम वर्क मतलब डेल जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम वर्क क्या होता है, डेल जी होता है। ठीक है, आपको डेल जी निकालना है इस क्वेश्चन में, और क्या निकालना है, लॉग केसी निकालना है फॉर द गिवन रिएक्शन। तो रिएक्शन दे रखिए आपको Ni + 2Ag प्लस गिव्स Ni2 + 2Ag, मतलब Ni का क्या हो रहा है यहाँ पर, और एनोड पे Ni मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Ag + 2Ag जा रहा है कैथोड पे, ये हो रहा है। और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है E नॉट ऑफ Ni2 प्लस और E नॉट ऑफ Ag प्लस। ठीक है, आपको ये दे रखा है। तो देखो आपको कैसे करना है क्वेश्चन, पहले आपको E नॉट सेल निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट कैथोड, कैथोड क्या हमारा 0.80, तो ये जाएगा 0.80 माइनस, अब वापस माइनस है क्योंकि यहाँ पे -0.25 है, तो -0.25, ये कितना आएगा, सॉल्व हो गया, आएगा 1.05 वोल्ट। तो हमारा E नॉट आ गया 1.05 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेल जी वाला ये फॉर्मुला पता होना चाहिए, डेल जी इक्वल्स टू -NF E नॉट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, द रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड E नॉट सेल। ठीक है, तो आप फॉर्मुला लगा देना सिंपल। एन कितना होगा यहाँ पे, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एन कितना है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, Ni कितना दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो Ag कितना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2Ag लिखा हुआ है, तो 2 होगा N 96500 इंटू 1.05 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो 1.05 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 202600 जूल पर बोल। ठीक है, जूल में लगाना आंसर, किलो जूल मत निकाल देना, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू हम जूल में ले रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका जूल में होना चाहिए, किलो जूल में मत लिख देना। फिर हम लिखेंगे, अब देखो हम दूसरा फॉर्मुला लगाएंगे, हमको लॉग केसी भी निकालना है, तो लॉग केसी के लिए हम दूसरा फॉर्मुला लगाएंगे, डेल जी इक्वल्स टू -2.303 RT लॉग केसी। तो लॉग केसी क्या हो जाएगा 202600, ठीक है, माइनस है डेल जी को लॉग केसी क्या हो गया, ये इधर आ गया। ठीक है, डेल जी अपॉन -2.303 RT हो गया। डेल जी की वैल्यू क्या है, -202600, और इसका क्या है -8.314 मल्टीप्लाइड बाय 2.303, और टी की वैल्यू क्या है 298 केल्विन हमको दे रखी है क्वेश्चन में। नेगेटिव माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग केसी इक्वल टू 35.51। सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काइनेटिक्स से है, हमारी काइनेटिक्स आ गई है। वो बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। देखो 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। अगर आपकी 40% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो बच्ची कितनी है, हमको तो बची हुई इससे मतलब है ना 60% रिमेन है। ठीक है, 60% रिमेनिंग। ठीक है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीट। दो क्वेश्चन है, पहले तो हमको के की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए 40% कंप्लीट के लिए। देखो 40% कंप्लीट मतलब 60% रिमेनिंग, तो हमारी एटी की वैल्यू कितनी हो गई 60, और ए नॉट की कितनी हो गई 100। हम परसेंट में ले रहे हैं। ठीक है, हम परसेंट में ले रहे हैं,
तो हम फॉर्मूला लगा देंगे के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, क्योंकि हमको के निकालना है तो टी की वैल्यू हमको दे रखी है 2.303 अपॉन ए टी लॉग ए नॉट है हमारा 100, ए टी हमारा 60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 6। log 10 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है और log 6 हमको दे रखा है। सिंपली सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 0.0063। ठीक है, फिर हम निकालेंगे t 90%। t 90% कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मुला रख के। अब देखो t 90% मतलब 90% रिएक्शन खत्म हो गई, मतलब 10% रिमेनिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट, 10% क्या है, रिमेनिंग है। अगर 10% रिमेनिंग है तो हमारा AT कितना हो गया 10, हमारा A नॉट कितना था 100। तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है, आपको ऐसे करना है क्वेश्चन। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 366.55 मिनट। ठीक है, तो हमारा जब आप सॉल्व करोगे log 10 हो जाएगा 1, आप इसको सॉल्व करोगे जब, तो आपको कितना आ जाएगा 365.55 मिनट्स आ जाएगा। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन t 90%। ठीक है, तो दो पार्ट से ध्यान से करना है क्वेश्चन को, पर इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। इन द अर्नियस इक्वेशन, हमारे को अर्नियस इक्वेशन दे रखी है, when log k is plotted against 1 upon t, 1 upon t a straight line is obtained whose, हमको स्लोप और वो पूछा है। ठीक है, अब देखो आपको कभी कभी अर्नियस इक्वेशन याद नहीं होती, तो क्या आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन। तो पहले आप लिखोगे k इक्वल्स टू a, ये तो याद ही होता है सबको, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस a अपॉन आर टी। अब दोनों तरफ क्या लेना है, लोन लेना है, दोनों तरफ लॉन ले लो तो ln क्या हो जाएगा, ln a, और ln का e होता है 1। ठीक है, ln e क्या होता है 1 होता है, तो वो हमारा हो जाएगा माइनस e अपॉन आर टी, ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको लॉग पूछा है, क्योंकि यहाँ पे लॉग बोला है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बोला है लॉग, लॉग के बोला है। ठीक है, तो आपको ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए पहले 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के, 2.303 लॉग ए। तो हमको लॉग के बनाना है, तो 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अब देखो हमारा स्लोप, हमारी इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स लिख सकते हैं। अब m की वैल्यू क्या है, यहां पर हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव है, हमारा स्लोप क्या है नेगेटिव है, माइनस ए अपॉन 2.303 आर। तो हमारा हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2.303 स्लोप, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा लॉग ए। तो इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग ए। कैसे बनता है ग्राफ, ग्राफ भी बना देता हूं आपके लिए। तो ग्राफ हमारा क्या होता है, हमारा ग्राफ होता है डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या होता है डिक्रीजिंग ग्राफ, मतलब ऐसे। तो हमारा स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा हमारा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ है और लॉग के बीच में ग्राफ है, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा लॉग ए होगा, ये हमारा पॉइंट होगा लॉग ए। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन, स्लोप इज माइनस ए अपॉन 2.303 आर, इंटरसेप्ट इज लॉग ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस से अर्नियस इक्वेशन पे ही है। तो क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेंपरेचर इंक्रीज फ्रॉम 17 टू 27। हमको पता है कि जो टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू बढ़ जाती है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मुला से निकालेंगे, log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 आर। T2 होता है, ठीक है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो डिग्री सेल्सियस में रखा है टेंपरेचर, तो हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 17 डिग्री सेल्सियस 290 हो जाएगा, 27 300 हो जाएगा। देखो बोला ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, जो रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल, अगर रेट ट्रिपल होती है तो रेट कांस्टेंट भी ट्रिपल होगा। ठीक है, रेट ट्रिपल होती है तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा ट्रिपल होगा, मतलब के जो बन जाएगा वो 3 बन जाएगा, जो K2 बन जाएगा वो 3K बन जाएगा, और K1 K बन जाएगा। ठीक है, तो K2 को लिख देंगे 3K और K1 को लिख देंगे K। तो हमारा फॉर्मुला लगा देंगे, ये निकालना है 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसको, ये K से K कैंसिल हो जाएगा, log 3 बन जाएगा, log 3 इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314, और ये बन जाएगा हमारा 300 माइनस 290 10 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 300 इंटू 290। ठीक है, जब आपको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये इक्वल टू 79970 जूल पर मोल, आप लिख सकते हो 79.9 किलो जूल। ठीक है, आंसर लास्ट में आप किलो जूल में लिख देना। ठीक है, 79.9 किलो जूल पर मोल आएगा जब आप सॉल्व करोगे इसको। दैट्स व्हाई यू टू डू दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो इक्वेशन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस काइनेटिक्स से है। इन द गिवन रिएक्शन N2 + 3H2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे करवा रहा हूं मैं। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों लिखें तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा -1/3 d/dt ऑफ H2।
यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस क्यों, प्रोडक्ट के लिए, नेगेटिव लगाते हैं हम रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, तो प्लस हाफ, हाफ के लगाए, यहाँ पे 2 है। अब देखो हमको किसकी वैल्यू दे रखी है, हमको इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमारा सिर्फ इतना है किसके इक्वल, रेट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल, ठीक है, उसके साथ 1/2 नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखोगे तो उसमें कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करोगे, तो हमको क्या दे रखा है, d/dt ऑफ NH3 लिखा हुआ है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू दे रखी है और रेट निकालना है, तो क्या होगा, क्योंकि हमको रेट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसकी वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमको क्या दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी रखी है, 3.6 × 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो ये हो जाएगा 1.84 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, आपको यूनिट भी लिखनी है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हमको कितना निकालना है, हमको ये पार्ट निकालना है, ठीक है, मतलब हमको 1/3 को इंक्लूड नहीं करना है, हमको ये पार्ट निकालना है, क्योंकि हमको 1/3 को इंक्लूड नहीं करना तो 3 चल जाएगा रेट में, क्योंकि हमने रेट की वैल्यू निकाल दी है, रेट की वैल्यू निकाल दी है, तो हमारा 2 तो चल जाएगा, 3 तो चल जाएगा, क्योंकि हमको ये निकालना है, ठीक है, ये पार्ट निकालना है, तो ये पार्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने रेट की वैल्यू निकाल दी और रेट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 3 तो चल जाएगा, तो हमारा d/dt ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ रेट हो जाएगा, रेट हमने इस क्वेश्चन में निकाल दी 1.84, तो 3 × 1.84 × 10⁻⁴, तो हमारा जाएगा 5.4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज बोल रहा है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर दिस 75 mm Hg and 25 mm Hg respectively. If A and B are mixed such that mole fraction of A in the mixture is 0.4, then calculate the mole fraction of B in vapor phase. देखो A का मिक्सचर में दे रखा है और B का वेपर फेज में पूछा है, अलग अलग चीजें हैं दोनों, A का मिक्सचर में दे रखा है और B का वेपर फेज में दे रखा है, A का मिक्सचर में पूछा है और B का वेपर फेज में पूछा है। कुछ बच्चे ऐसा कर देंगे और वो गलत हो जाएगा, आप लिख के आ जाओगे कि इसका आंसर डायरेक्ट लिख के आओगे 0.6, तो इसका आंसर 0.6 नहीं है, पहली बात, ठीक है। 0.6 कब होगा, जब आपको मिक्सचर में पूछा होगा, आपको अभी वेपर फेज में पूछा हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले हम निकालेंगे मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन, तो पहले हम निकालेंगे XB 1 - XA से, तो हो जाएगा 0.6, तो हमने XB निकाला है, ठीक है। हमको निकालना है YB, देखो हम जब भी वेपर फेज होती है तो हम ये इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, PB = YB PT, हम ये इक्वेशन लगाते हैं। YB क्या है हमारा, YB हमारा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पीबी निकालना पड़ेगा और पीटी निकालना पड़ेगा। पीटी हम कैसे निकालेंगे, डाल्टन्स लॉ से। पीटी क्या होता है, पीए प्लस पीबी, पीए क्या होता है, राउल्स लॉ से P0A XA, और पीबी क्या होगा, P0B XB। देखो वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी दे रखे हैं हमको 75 और 25, तो ए के लिए रख देंगे 75 और बी के लिए रख देंगे 25। ए का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.4, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.4। बी का हमने निकाल लिया 0.6, तो यहाँ पे रख देंगे 1 - 0.4 दैट इज 0.6। सॉल्व करोगे 30 + 15 हो जाएगा, तो हमारा पीटी आ जाएगा 45, तो हमारा को पीटी निकल गया हमारा। अब हमको निकालना है पीबी, पीबी क्या होता है, P0B XB 25 × 0.6, XB हमने निकाले 0.6, पीबी हो जाएगा 15। तो हम क्या कर देंगे, पीबी की वैल्यू आ गई, पीटी की वैल्यू आ गई, वाई भी कैसे निकालेंगे, पीबी अपॉन पीटी, तो 15/45, तो वाई आ जाएगा हमारा 0.33। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट, 15/45, तो वाई भी आ जाएगा हमारा 0.33। तो आपको पता होना चाहिए कि वेपर फेज में फॉर्मुला ये वाला होता है, पीबी = YB PT, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, जिसका मोलर मास दे रखा है, डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, शोज अ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.45 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो दे रखा है ना, उसको चेंज करते हैं, उसको चेंज करने लग जाते हैं केल्विन में, बट केल्विन में कहीं नहीं करना। केल्विन और देखो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, तो ये केल्विन और सेल्सियस में सेम ही रहेगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में सेम ही रहेगा। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, मतलब हमको अल्फा निकालना है एसोसिएशन ऑफ एसिड का, इफ इट फॉर्म्स अ डायमर इन द सॉल्यूशन। देखो मैंने इक्वेशन लिख रखी है, डायमर बनाता है, डायमर बनाएगा तो n 0.5 होगा, आपका फॉर्मुला क्या हो जाएगा, अल्फा = I - 1 अपॉन 1 - n - 1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला ये होता है एसोसिएशन के लिए, ठीक है, एसोसिएशन के लिए वाला फॉर्मुला होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब अल्फा निकालने के लिए हमको पहले आई निकालना पड़ेगा, तो आई निकालेंगे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, तो हमारा हो जाएगा ΔTF = IKFM। क्या हो जाएगा, ΔTF = IKFM। ΔTF हमको दे रखा है 0.45, आई की वैल्यू हमको निकालनी है, KF हमको दे रखा है 5.12, एम हमको पता है क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन वेट कितना है 0.3, मॉलिक्यूलर वेट कितना 60, 0.3/60,
सॉल्वेंट का कितना दे रखा है 30, 30 क्या करना है केजी में लेना है, 30/1000 हो गया है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आई 0.52, ठीक है। अब ये आई की वैल्यू यहां पे रखनी है और एन की वैल्यू हमको पता है 0.5, ठीक है। डायमर बनता है तो देखो डायमर क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल थे, ठीक है। पहले यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे और 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है मतलब आधा हो रहा है, इसलिए आपने n 0.5 लिया है, ठीक है। समझ आ रहा है n 0.5 क्यों लिया है, क्योंकि 2 से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से और यहाँ पे 1 बन रहा है, तो n की वैल्यू हो गई हमारी हाफ या 0.5। तो यहाँ पे रखेंगे i की वैल्यू 0.52 माइनस 1, 1/n है, ठीक है। यहाँ पे 1/n है तो 1/0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 1 होता है माइनस 0.5 और 0.52 माइनस 1 होता है माइनस 0.48। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये जो 0.5 इसको लिख दूं 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 0.48 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 0.48 into 2 हमारा अल्फा आ जाएगा 0.98। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है आपको, और एसोसिएशन के लिए आपको ये अल्फा की वैल्यू याद रखनी चाहिए, अल्फा इक्वल्स टू i - 1/1/n-1, ठीक है। यहां से निकाल सकते हो आप, इक्वेशन लिख के भी निकाल सकते हो यहाँ पे, बट ये फॉर्मुला याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। क्या रीजन है इसका, बिकॉज ऑफ ड्यू टू मोर सॉल्बिलिटी इन कोल्ड वाटर, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कोल्ड वाटर में जो है ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी, ठीक है, ड्यू टू मोर सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ऑक्सीजन, ड्यू टू मोर सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर, ये आपको लिखना है। सेकंड है स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड हिल एरियाज, मतलब स्नो अगर हम सॉल्ट डाल देंगे ना तो जो स्नो कवर्ड एरिया है वो क्लीन हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, स्नो हट जाएगी। कैसे, क्योंकि स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट से क्या होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जैसे हम सॉल्यूट डालेंगे ना तो वहां पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, एंड स्नो इजिली मेल्ट्स, और स्नो क्या हो जाएगी, इजिली मेल्ट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रीजन आएगा, कॉज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, उस वजह से हम स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हुए, ठीक है। क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं और क्वेश्चंस डिफरेंट भी आ सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ऑल माई बेस्ट विशेस टू यू, ठीक है। आपका पेपर अच्छा ही होगा, टेंशन ना लो, एकदम कॉन्फिडेंटली आप पेपर देना, ठीक है। जो भी रिवाइज करना है वो सुबह उठ के रिवाइज कर लेना, अभी टाइम पे सो जाना, ठीक है। अभी 11 बजे सो जाना जिससे आप प्रॉपर स्लीप ले सको, और सुबह है ना नाश्ता करके जाना, हैवी नाश्ता मत करना, बट कुछ जूस वगैरह पी लेना, ठीक है, और कुछ खा लेना, पोहा वगैरह कुछ हल्का खा लेना, और अच्छी तरह एग्जाम देके आना। ऑल माई बेस्ट विशेस टू यू, ऑल द बेस्ट, पेपर फोड़ के आना, लव यू ऑल। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।